चुनाव ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होते, ये आईना होते हैं गवर्नेंस का, शासन का। तो आज हम उत्तर प्रदेश की महोली विधानसभा सीट को जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम लोगों की जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं वो चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। और देखिए, ये विश्लेषण सिर्फ महोली का नहीं है, एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र की सेहत का एक चेकअप है। तो ये है महोली। पहली नजर में देखेंगे तो ये एक अजेय किला लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो 1989 से लगातार 8 बार जीते हैं। सोचिए, 8 बार। ये किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ी, एक असाधारण पकड़ मानी जाएगी। पर सवाल यह है कि क्या ये किला सच में उतना ही मजबूत है जितना बाहर से दिखाई देता है? हाँ, तो यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर कोई लगातार 8 बार जीत रहा है तो फिर कमजोरी कहाँ है? वो कौन सी दरार है जो दिख नहीं रही? चलिए जरा सतह के नीचे झांकते हैं, क्योंकि देखिए, राजनीति की सबसे बड़ी कहानियां वो बड़े बड़े भाषणों में नहीं, बल्कि जमीन पर हो रहे शांत बदलावों और लोगों की दबी हुई नाराजगी में छिपी होती हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने का पहला नियम, आंकड़ों से पहले जमीन की आवाज सुनिए। वहां के लोगों की सुबह कैसे होती है, वो जब उठते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। महोली की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये देखिए, गांव वालों ने कच्ची सड़कों और टूटे वादों के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया। ये सिर्फ एक अखबार की सुर्खी नहीं है, ये लोकतंत्र में निराशा का, फ्रस्ट्रेशन का एक चरम बिंदु है। समझिए, जब लोग अपना सबसे बड़ा हक, वोट देने का हक, उसे छोड़ देते हैं तो वो सिर्फ सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो एक सीधा संदेश दे रहे हैं कि सिस्टम ने, व्यवस्था ने हमारी सुनना बंद कर दिया है। तो ये शिकायतें हैं क्या? सबसे पहले तो खेती किसानी की दिक्कतें, फिर जमीन के झगड़े, और ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि हिंसक हो जाते हैं। एक किसान की तो जमीनी विवाद में गोली मार के हत्या तक कर दी गई थी। इसके अलावा वही रोजमर्रा की परेशानियां, कच्ची सड़कें, आती जाती बिजली और वो वादे जो सालों से पूरे ही नहीं हुए। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर लोगों की जिंदगी में एक लगातार घर्षण, एक फ्रिक्शन पैदा कर रही हैं। अब इन जमीनी मुद्दों के साथ हमें महोली के सामाजिक ताने बाने को भी समझना होगा। यहाँ की आबादी को देखें तो करीब 37% ओबीसी, 17% एससी और 14% मुस्लिम मतदाता हैं। और देखिए, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये अलग अलग समुदाय हैं जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और यही सब मिलकर यहाँ का चुनावी समीकरण बनाते और बिगाड़ते। ठीक है, तो हमने इस जमीन की आवाज सुन ली, लोगों की परेशानियां समझ ली। अब देखते हैं कि आंकड़े, नंबर्स, इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि नंबर्स में भावनाएं नहीं होती, उनमें साफ साफ पैटर्न दिखाई देते हैं। तो चलिए अब महोली के चुनावी नतीजों का एक फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं। ये नंबर देखिए, 9313, बस इतना ही। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना था। ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, ये एक बेहद करीबी लड़ाई थी, और हमारे विश्लेषण के लिए ये नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया है, ये एक ट्रेंड है, एक ढलान है जो पिछले 2 दशकों से हम देख रहे हैं। जरा देखिए, 2002 में जीत का मार्जिन 23,000 वोटों से ज्यादा था। 2017 में ये घटकर 19,000 पर आया, और 2022 में ये सिमटकर सिर्फ 9,313 रह गया। पैटर्न बिल्कुल साफ है, पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ जीत का मार्जिन घट रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। इसे कोई लहर नहीं कहेंगे, ये एक धीमी लेकिन लगातार ऊपर चढ़ती हुई धारा है। 2012 में 36%, फिर 2017 में करीब 40%, और 2022 तक ये लगभग 45% तक पहुंच गया। और इन सब के बीच एक और ट्रेंड है जो चिंता की बात है, वो है वोटर टर्नआउट, यानी मतदान प्रतिशत का गिरना। 2012 में जो करीब 59% था, वो 2022 में घटकर 54.5% पर आ गया। ये क्या दिखाता है? ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि जब लोगों की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रहीं, तो धीरे धीरे उनका पूरे सिस्टम से ही भरोसा उठने लगता है। और ये जो मोहभंग है, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है, संवैधानिक गरिमा। इसका मतलब है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सड़कें या पुल बनाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक के सम्मान, उसकी डिग्निटी की रक्षा करना है। और जब वादे बार बार टूटते हैं तो सिर्फ विकास का काम नहीं रुकता, बल्कि एक आम नागरिक की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। तो सवाल ये उठता है कि जीत का यह फासला आखिर कम क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
बल्कि क्लासिक पॉलिटिकल डायनामिक्स काम कर रहे हैं। आइए इनको समझते हैं। माहौली के राजनीति को आप ऐसे समझिए कि ये अब दो ध्रुवों के बीच खिंच गई है। एक पोल पर हैं मौजूदा विधायक। उनकी ताकत क्या है? 8 बार की इनकम्बेंसी, एक मजबूत पार्टी मशीनरी और राज्य से लेकर केंद्र तक सरकार का साथ। लेकिन उनकी एक कमजोरी भी है और वो है जमीनी स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी तरफ दूसरे पोल पर हैं चैलेंजर। उनकी ताकत है लगातार बढ़ता हुआ कोर वोट बेस और लोगों के बीच उनकी मौजूदगी, पर उनके कैंडिडेट का प्रोफाइल उतना मजबूत नहीं है। अच्छा, अगर हम चैलेंजर के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करें तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। उनकी स्ट्रेंथ यानी ताकत, उनका बढ़ता हुआ लगभग 45% का कोर वोट बेस, वीकनेस यानी कमजोरी, कैंडिडेट की पब्लिक में पहचान कम है और कोई पिछला चुनाव जीते नहीं है, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, स्थानीय मुद्दों को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे अपने पक्ष में करना, और थ्रेट यानी खतरा, जाहिर है बीजेपी की बेहतर डिजिटल मशीनरी और नैरेटिव बनाने की उनकी क्षमता। एक और बात हुई है, पहले यहां बीएसपी जैसी पार्टियां भी मजबूत थीं, लेकिन अब उनके कमजोर होने से वोटर्स के लिए चॉइस बहुत सीधी हो गई है। लड़ाई अब आमने सामने की है, बीजेपी बनाम सपा। इससे क्या होता है? जो एंटी बीजेपी वोट है वो बढ़ता नहीं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इसी वजह से मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो गया है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को हर एंगल से देख लिया, पर एक अच्छे एनालिस्ट का काम सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं, सॉल्यूशन की तरफ इशारा करना भी है। तो अब बात करते हैं एक ब्लूप्रिंट की, एक ऐसे रास्ते की जो लोगों की शिकायतों को चुनावी जीत में बदल सकता है, और वो भी एक जन केंद्रित पीपल सेंट्रिक तरीके से। ये एक 5 स्टेप का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट है। इसका फंडा बहुत सिंपल है, राजनीति को हवाई नारों से उतारकर लोगों की असल समस्याओं पर टिकाना, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को कैंपेन का सेंटर बनाना। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1, एक ग्रीवियंस एसएलए लेकर आइए। एसएलए मतलब सर्विस लेवल अग्रीमेंट। कॉर्पोरेट दुनिया का शब्द है, पर राजनीति में इसका मतलब है जनता के साथ एक पक्का वादा। आप सार्वजनिक तौर पर ऐलान कीजिए कि फलां सड़क इतने महीने में बनेगी, बिजली की समस्या का हल इतने हफ्तों में होगा। ये सिर्फ वादा नहीं, ये एक टाइम बाउंड कमिटमेंट है, ये जवाबदेही है। स्टेप नंबर 2, अपने कैंडिडेट की इमेज को सिर्फ एक चैलेंजर से ऊपर उठाकर एक स्टेट्समैन की तरह बनाइए, एक ऐसा नेता जो लोगों की भरोसेमंद आवाज लगे। और ये कैसे होगा? बंद कमरों में नहीं, लगातार जमीन पर रहकर, जनता दरबार लगाकर, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर। स्टेप 3 है कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए आपको अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को एक डिजिटल ग्राउंड गेम के साथ जुड़ना होगा। इसका मकसद सिर्फ ऊपर से अपनी बात कहना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो अपनी गली, अपने गांव की समस्याओं को खुद ऑनलाइन शेयर कर सकें। यही असली ग्राउंड अप नैरेटिव है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये डिजिटल रणनीति एक मजबूत सिद्धांत पर टिकी होनी चाहिए, और वो है डिजिटल ट्रस्ट। इसका सीधा मतलब है कि आप लोगों का डेटा, उनकी जानकारी, उनकी सहमति से उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, न कि सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जब आप लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, तभी वो आप पर भरोसा करते हैं। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हैं। हमने जमीन की हकीकत को सुना, हमने आंकड़ों के पैटर्न को समझा, और हमने आगे का एक रास्ता भी देखा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? माहौली के लिए असल में रास्ता क्या है? तो बात यह है कि वो 9,313 वोटों का फासला वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक संकेत। ये माहौली के वोटरों की तरफ से एक सीधी और साफ पुकार है कि हमें ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा जवाबदेह गवर्नेंस चाहिए। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब शासन जमीन से कट जाता है तो जनता अपनी आवाज वोटों की गिनती के जरिए सुनाती है। ये कहानी सिर्फ माहौली की नहीं, ये हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041062 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,